हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। मैं महेश कुमार वर्मा अपने स्टडी चैनल शिव कृपा क्लासेस पर पुनः आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते ही हो कि हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस के द्वारा यूपी ट्रिपल एससी द्वारा आयोजित होने वाली राजस्व लेखपाल मुख्य परीक्षा का प्रैक्टिस सेट के जरिए दोस्तों रिवीजन व अभ्यास किया जा रहा है। तो इसी क्रम में दोस्तों हम लोग अपने इस वीडियो में ग्राम समाज एवं विकास को महत्वपूर्ण तथ्यों के साथ कवर करेंगे। दोस्तों, ग्राम समाज एवं विकास का ये हमारा वीडियो भाग 2 है। इसके पहले वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने ग्राम समाज एवं विकास के महत्वपूर्ण तथ्यों को कवर किया था। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका अध्ययन करना शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा पहला पॉइंट है राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र। हमें दोस्तों बताना, लोकेशन बताना है। राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र स्थित है। तो कहाँ पे दोस्तों? राष्ट्रीय केला अनुसंधान केंद्र तिरुचिरापल्ली में स्थित है। कहाँ पे दोस्तों? तिरुचिरापल्ली में स्थित है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, पॉइंट नंबर 2। उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में सोयाबीन की फसल मुख्यतः उगाई जाती है? तो कहाँ पे दोस्तों? बुंदेलखंड क्षेत्र पे। कहाँ में? बुंदेलखंड क्षेत्र में। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना उत्तर प्रदेश में कहाँ की गई? तो झांसी में की गई। अगला पॉइंट, किस एक की खेती पौध का प्रतिरोपण करके की जाती है दोस्तों? तो प्याज की जाती है। किसकी? प्याज की। पौध रोपण करके प्याज की। दोस्तों, ये चीज़ें आपको विकल्प के अनुसार देखनी होंगी। आप ये चीज़ यहाँ से जाने कि प्याज जो है वो पौध का प्रतिरोपण करके तैयार की जाती है। अगला पॉइंट दोस्तों, गुलाबी क्रांति से संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति दोस्तों वो प्याज से संबंधित है। किससे दोस्तों? प्याज से संबंधित है यहाँ पे। अगला पॉइंट, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान स्थित है। कहाँ पे स्थित दोस्तों? हमें बताना है। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान तो दोस्तों जयपुर में स्थित है। कहाँ पे? जयपुर में। जयपुर आप लोग जानते हैं लोकेशन, ये राजस्थान की राजधानी है। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? कौन सा फसल चक्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए सर्वाधिक उपयुक्त समझा जाता है? तो दोस्तों वो धान, मक्का और गेहूं का। किसका? धान, मक्का और गेहूं का। अगला पॉइंट देखेंगे, विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान बताना दोस्तों। तो 12.6% है। विश्व में फल उत्पादन में भारत का योगदान 12.6%। नेक्स्ट पॉइंट, भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता का कारण है। दोस्तों, भारतीय कृषि हम लोग जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा क्षेत्रफल में दोस्तों कृषि की जाती है, लेकिन उनकी प्रोडक्टिविटी जो उत्पादकता होती है वो बहुत कम होती है। उसके कारण क्या है दोस्तों? तो उसके कारण है आवश्यकता से अधिक लोगों का कृषि कार्यों में लगे रहना, ये किए दोस्तों। उसके बाद जोत का छोटा आकार एवं उत्पादन की पिछड़ी तकनीक। दोस्तों, हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में अभी भी ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों परंपरागत रूप से कृषि की जाती है। जोत का छोटा आकार होता है और आवश्यकता से अधिक लोगों को कृषि में कार्यों में लगे रहना। दोस्तों, ये भारतीय कृषि में निम्न उत्पादकता या पिछड़ेपन का कारण है। अगला पॉइंट देखेंगे, सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को कहते हैं दोस्तों। सब्जी के लिए काम आने वाले पौधों के अध्ययन को क्या कहते हैं दोस्तों? तो ओरिकल्चर क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ओलरीकल्चर। अगला पॉइंट, विश्व में धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है द्वितीय? दोस्तों तो द्वितीय है। नंबर 1 पे दोस्तों हम लोग जानते हैं चाइना, दूसरे नंबर पे भारत है विश्व में धान उत्पादन में। अगला पॉइंट, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है। दोस्तों पूछा जा रहा है, दलहनी फसलों में संतुलित खाद का अनुपात NPK है कितना दोस्तों? 1:2:2। 1:2:2 NPK। अगला पॉइंट, सब्जी उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में है दोस्तों। तो दूसरा स्थान है। सब्जी उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों, ये एक ऐसा क्षेत्र जहां वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और ढलाव पहाड़ी स्थल है, खेती के लिए उपयुक्त है। तो किस खेती के लिए दोस्तों? वो चाय की खेती के लिए। हम लोग जानते हैं दोस्तों उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में जहाँ पे वर्षा 200 या 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है, लेकिन दोस्तों ढलान होती है, वहाँ पे पानी रुकने की कोई दोस्तों स्थिति नहीं होती। वहाँ पे किसकी खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है? वो चाय की खेती के लिए। उदाहरण के रूप में हम लोग पहले नंबर पर जानते हैं दोस्तों हमारे देश का एक राज्य असम,
उसके बाद दोस्तों हमें दक्षिणी भारत में भी पहाड़ी क्षेत्रों पे जहाँ पे वार्षिक वर्षा दोस्तों 200 या 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और पहाड़ी ढलान होने के कारण दोस्तों वो चाय की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। अगला पॉइंट देखेंगे, पूसा बोल्ड एक प्रजाति है। पूसा बोल्ड प्रजाति कौन सी है दोस्तों बताने, तो पूसा बोल्ड सरसों की प्रजाति है। सरसों की प्रजाति दोस्तों, ये महत्वपूर्ण बिंदुओं का, महत्वपूर्ण पॉइंटों का दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास का वीडियो, आप इसको दोस्तों ध्यान से दीजिए। यहाँ से दोस्तों आपके ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न कम से कम समय में दोस्तों आपके कवर हो सकते हैं। आप इनका दोस्तों रिवीजन कीजिए और दोस्तों ताकि आपको विकल्प से पर अच्छे से कॉन्सेंट्रेट बना रहे और आप दोस्तों निश्चित अपने उत्तर तक पहुँच सकें। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, मटर की पत्ती विहीन जाति है। मटर की पत्ती विहीन दोस्तों मतलब इसमें पूछा है मटर की पत्ती विहीन जाति दोस्तों, जिसमें पत्तियां नहीं केवल मटर पैदा होते हैं, वो कौन सी जाति है दोस्तों, वो अपर्णा है। अगला पॉइंट, बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है। बारानी द्वीप किस फसल की किस्म है, प्रजाति है, तो धान की है। अगला पॉइंट, बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है। बहार ये एक प्रसिद्ध प्रजाति है किसकी दोस्तों, अरहर की। बहार एक प्रसिद्ध प्रजाति है अरहर की। अगला पॉइंट, भागीरथी घाटी में राजमा और आलू की खेती प्रारंभ करने का श्रेय किसको दिया जाता है दोस्तों, तो विल्सन को दिया जाता है। किसको, विल्सन को। अगला पॉइंट देखेंगे, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा, केंद्रीय मृदा लवणता अनुसंधान संस्थान यानी CSSRI कहाँ पे स्थित है दोस्तों, तो ये करनाल। करनाल हम लोग जानते हैं लोकेशन दोस्तों, हरियाणा में पड़ता है। अगला पॉइंट, केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान, तो दोस्तों CTCRI में, CTCRI यानी दोस्तों केंद्रीय कंद फसल अनुसंधान संस्थान CTCRI कहाँ पे दोस्तों, तिरुवनंतपुरम। लोकेशन हम लोग जानते हैं दोस्तों, तिरुवनंतपुरम केरला में पड़ता है। अगला पॉइंट देखेंगे, अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान। तो दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय, आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यहाँ अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान पूछा जा रहा है, तो कहाँ पे दोस्तों, मनीला। अंतर्राष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान यानी IRRI कहाँ पे दोस्तों, मनीला। मनीला दोस्तों हम लोग जानते हैं लोकेशन के हिसाब से कि फिलीपींस की राजधानी है। अगला पॉइंट, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान। केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान कहाँ पे दोस्तों, यानी CAZRI कहाँ पे स्थित है, तो दोस्तों जोधपुर में। कहाँ पे, जोधपुर में। अगला पॉइंट, जोधपुर हम लोग लोकेशन के हिसाब से जानते हैं दोस्तों, राजस्थान में पड़ता है। अगला पॉइंट, सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति भारत में कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए प्रयोग में लाई गई दोस्तों किसके द्वारा, MS स्वामीनाथन द्वारा। MS स्वामीनाथन द्वारा। हरी खाद के लिए सबसे उपयुक्त फसल है दोस्तों, हरी खाद के लिए दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हम लोग अपने मिट्टी की उर्वरता बढ़ाने के लिए हरी खाद के रूप में दोस्तों उपयोग करते हैं। एक पौधा उगाते हैं, उस पौधे का नाम हमें बताना दोस्तों, तो कौन सा पौधा है, सनई का पौधा दोस्तों, जो हरी खाद के लिए सर्वाधिक उपयुक्त फसल है। अगला पॉइंट, भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा। भारतीय कृषि का इतिहास किसने लिखा, तो लिखा दोस्तों MS रंधावा ने। किसने, MS रंधावा ने। अगला पॉइंट देखेंगे, कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना की गई कब की गई दोस्तों, 1965 में। कृषि मूल्य आयोग की स्थापना 1965 में की गई। अगला पॉइंट, मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है। मूल्य जिस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है वो दोस्तों क्या है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। हम लोग दोस्तों देखते चले आए, इसको एक करंट का भी क्वेश्चन है दोस्तों, हमेशा समाचारों में रहता है दोस्तों। आप लोग MSP का नाम सुने होंगे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, यानी दोस्तों जिस मूल्य पर या जिस प्राइस पर सरकार खाद्यान्न का क्रय करती है उसे दोस्तों MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य कहते हैं दोस्तों। ये फसल बोने से पहले ही निश्चित की जाती है, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, विकल्प में पूछे जाते हैं दोस्तों। मिनिमम सपोर्ट प्राइस कब लागू की जाती है, फसल बोने के पहले, बाद, कटाई के समय। तो दोस्तों ये फसल बोने के पहले ही निश्चित की जाती है कि कौन सी फसल का रेट क्या होगा। अगला पॉइंट देखेंगे, राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना। राष्ट्रीय कृषि तकनीकी परियोजना यानी NATP का पोषण भारत में जिस अंतर्राष्ट्रीय वित्त प्रदायी अभिकरण द्वारा होता है वह है क्या है दोस्तों, विश्व बैंक। क्या है दोस्तों, विश्व बैंक। अगला पॉइंट,
बीटी कल्चर क्या है दोस्तों? अंगूर का उत्पादन। हम लोग जानते हैं काफ़ी ईजी है, बीटी कल्चर अंगूर का उत्पादन। थोड़ी देर पहले दोस्तों हमने एक और पढ़ा था ओलरी कल्चर। इसके बाद दोस्तों हम लोग अब देख रहे हैं बीटी कल्चर। अगला 8वीं योजना के अंतर्गत दोस्तों, पंचवर्षीय योजना से है, पूछा जा रहा है 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो 15 जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया गया था। एक बार इसको रिवीजन करते हैं दोस्तों। 8वीं योजना के अंतर्गत योजना आयोग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया था? तो दोस्तों 15। अगला पॉइंट देखेंगे दोस्तों। अगला पॉइंट है दोस्तों, भारतीय कृषि हरित क्रांति की जन्मस्थली पूछी जा रही है दोस्तों। इस पॉइंट में भारतीय हरित क्रांति की जन्मस्थली तो दोस्तों पंतनगर में है। नेक्स्ट पॉइंट दोस्तों, भारत में हरित क्रांति, दोस्तों भारतीय ने भारत लिखा है। हरित क्रांति जब आरंभ हुई तो उससे संबंधित थे तो कौन दोस्तों? इंदिरा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन और सी सुब्रमण्यम। इंदिरा गांधी, एम.एस. स्वामीनाथन हम लोग जानते हैं, और सी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च अवस्थित है। नेशनल सेंटर फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिसर्च कहाँ पे दोस्तों? तो नई दिल्ली में। अगला पॉइंट, भारत में फसल बीमा योजना कब लागू किया गया? दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो भारत में फसल बीमा योजना का शुभारंभ जब हुआ था दोस्तों, तो हुआ था 1985 में। अगला पॉइंट, व्यापक फसल बीमा योजना। अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, व्यापक फसल बीमा योजना के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू की गई। कब दोस्तों? 1999 में, यानी 1999 में। अगला पॉइंट, उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना कब लागू की गई? तो दोस्तों उत्तर प्रदेश में किसान बही योजना लागू की गई थी 1992 यानी 1992 में दोस्तों। वनडे एग्जामों में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक प्रतिशत कर्मचारी नियोजित हैं तो किस क्षेत्र में दोस्तों? वो कृषि क्षेत्र में सबसे ज़्यादा। हम लोग जानते हैं दोस्तों, आज भी भारत की जनसंख्या या उत्तर प्रदेश की जनसंख्या प्राथमिक सेक्टरों में लगी हुई है। अगला पॉइंट, किस वित्तीय वर्ष के संघीय बजट में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना को खरीफ फसल पर भी लागू किया गया? तो दोस्तों कब किया गया था? 2004 से 2005 में के वित्तीय वर्ष में। अगला पॉइंट है दोस्तों, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 10वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था दोस्तों, राष्ट्रीय हार्टिकल्चर मिशन। अगला पॉइंट दोस्तों, कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित नहीं है? कौन सी फसल राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन? तो मोटे अनाज, इससे आच्छादित फसल दलहन, गेहूं एवं चावल है दोस्तों। हम लोग जानते हैं मोटे अनाज, इससे आच्छादित जो फसल है दलहन, गेहूं एवं चावल हैं, जो दोस्तों राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन से आच्छादित हैं। हमें नहीं बताना था दोस्तों। तो मोटे अनाज, उसके बाद दोस्तों इससे आच्छादित फसल दलहन, गेहूं और चावल हैं, ना कि ज्वार बाजरा। अगला पॉइंट, सब्जी वाली फसलों के लिए कैसा बाजार उपयुक्त होता है? सब्जी वाली फसलों के लिए तो दोस्तों सब्जी वाली फसलों के लिए अति अल्पकालीन बाजार दोस्तों उपयुक्त होता है, अति अल्पकालीन बाजार। अगला पॉइंट, किस पंचवर्षीय योजना में दोस्तों, अगला पॉइंट है हमारा, किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास प्रदर्शित किया? तो तीसरी पंचवर्षीय योजना दोस्तों हम लोग जानते हैं 1962 के समय का ये है। तो इस समय दोस्तों कृषि ने ऋणात्मक विकास, यानी दोस्तों जो थी वो माइनस में चली गई थी, हमारे देश की अर्थव्यवस्था माइनस में चली गई थी, उस समय का ये टाइम है दोस्तों। जो तीसरी पंचवर्षीय की योजना के समय था कि कृषि जो है वो ऋणात्मक यानी माइनस में चली गई थी। अगला पॉइंट देखेंगे, हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य हमें बताना है दोस्तों। हम लोग जानते हैं पश्चिमी भारत, जिसमें आएंगे पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश दोस्तों, जो हरित क्रांति से सर्वाधिक लाभान्वित हुए राज्य हैं। अगला पॉइंट देखेंगे, कृषि करने की प्रक्रिया जो पर्यावरण संरक्षण में सहायक है? तो दोस्तों जैविक कृषि। हम लोग जानते हैं रासायनिक दोस्तों उर्वरकों का प्रयोग करने से, ना कि दोस्तों हमारे केवल मिट्टी पे दोस्तों बल्कि पर्यावरण पे भी प्रभाव पड़ता है, जिससे दोस्तों पर्यावरण का निम्नीकरण होता है, ऐसा कह सकते हैं दोस्तों। पर्यावरण के संरक्षण में दोस्तों दुष्प्रभावी होते हैं और इनसे दोस्तों पर्यावरण का जो है वो संरक्षण नहीं होता है। अगला पॉइंट दोस्तों हमारा,
NAFED यानी नेफेड संबंधित है। तो दोस्तों नेफेड संबंधित है कृषि विपणन से। NAFED यानी नेफेड संबंधित है कृषि विपणन से। अगला पॉइंट देखेंगे, भारत में कृषि को समझा जाता है जीविकोपार्जन का साधन। हम लोग जानते हैं दोस्तों पिछड़ेपन के कारण ये क्यों दोस्तों हम लोग जीविकोपार्जन का एक साधन बन के रह गया है, क्योंकि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि हमारे देश में कृषि के अर्थव्यवस्था में दोस्तों प्राथमिक यानी हमारे प्राथमिक अर्थव्यवस्था में कृषि का दोस्तों राष्ट्रीय आय में कोई खास योगदान ना होने के कारण दोस्तों हमारे देश का विकास में पिछड़ापन का कारण है। तो दोस्तों इसलिए कृषि को केवल जीविकोपार्जन का साधन माना जाता है। अगला पॉइंट, संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं। संतुलित उर्वरक प्रयोग किए जाते हैं तो दोस्तों उत्पादन बढ़ाने के लिए, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने हेतु संतुलित उर्वरक दोस्तों संतुलित उर्वरक यहाँ पूछा जा रहा है प्रयोग किए जाते हैं कब, जब उत्पादन बढ़ाना हो, खाद की गुणवत्ता उन्नत करने हेतु एवं भूमि की उत्पादकता बनाए रखने के लिए। अगला पॉइंट, केरल तट, तमिलनाडु तट, तेलंगाना एवं विदर्भ में दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादकता का क्षेत्र है। तो दोस्तों कौन सा तट है, वो तमिलनाडु का तट है। इन चारों विकल्पों में से दोस्तों वो कौन सा तट है, तमिलनाडु का तट है। अगला पॉइंट, भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य। भारत में ठेकेदारी कृषि को लागू करने में अग्रणी राज्य तो कौन सा दोस्तों, वो पंजाब है। अगला पॉइंट, है दोस्तों हमारा मैकोरानी गेहूं। मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है। मैकोरानी गेहूं सबसे उपयुक्त किन परिस्थितियों के लिए है, तो दोस्तों असिंचित परिस्थितियों के लिए है। अगला पॉइंट, गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में से सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता। गेहूं, चावल, चीनी एवं दालों में से दोस्तों सामान्यतः किसका भारत से निर्यात नहीं होता, तो दालों का निर्यात नहीं होता है। अगला पॉइंट, टीटीकेल दो के बीच का संकर है। टीटीकेल दोस्तों दो के बीच का संकर है, तो गेहूं एवं राई के बीच का संकर है टीटीकेल। अगला पॉइंट, कृषि उत्पादों की मांग पाई जाती है। दोस्तों अस्थायी कत्वहीन। अगला पॉइंट देखेंगे, ब्लास्टा टिक्का डस्ट। दोस्तों अगला पॉइंट हमारा ब्लास्टा टिक्का डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा ये गेहूं की फसल का रोग है। दोस्तों ये आपके चार विकल्प हैं, ब्लास्टा ऐसा आप समझिए, टिक्का, डस्ट एवं रस्ट में से कौन सा ये गेहूं की फसल का रोग है। तो दोस्तों रस्ट जो है वो गेहूं की फसल का रोग है। अगला पॉइंट, खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्य की संस्तुति देता है, तो कौन देता है दोस्तों, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग यानी MSP कौन लागू करता है दोस्तों, ऐसा भी पूछा जा सकता है, तो आप कहेंगे कृषि लागत एवं मूल्य आयोग। अगला पॉइंट, भारत में कृषि को वित्त देने वाली शीर्ष संस्था कौन है दोस्तों, नाबार्ड हम लोग जानते हैं। 1982 में दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। अगला पॉइंट, भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। तो सहकारी कृषि दोस्तों निम्न उत्पादकता का कारण नहीं है। आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, यह आपको नहीं बताने हैं, पूछा जा रहा है कि जो भारत में निम्न उत्पादकता होती है यानी कृषि दोस्तों जो हमारे एक पिछड़ेपन है, हमारे देश में कृषि पिछड़ापन है, उसका कारण नहीं, तो सहकारी कृषि इसका कारण नहीं है दोस्तों। इसका कारण होगा, हम लोग जानते हैं, परंपरागत कृषि, ज़्यादा से ज़्यादा श्रमिकों का लगे होना, और दोस्तों उन्नतशील बीजों की उपलब्धता में कमी, आप ऐसा भी कह सकते हैं दोस्तों, और वैज्ञानिकरण का अभाव। तो दोस्तों वो हमारे कृषि में निम्न उत्पादकता के कारण है, और सहकारी जो कृषि यहाँ पे पूछा जा रहा है दोस्तों वो उत्पादकता का कारण नहीं है। अगला पॉइंट, भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है। भारत सरकार ने कीमत स्थिरीकरण कोष की स्थापना का निर्णय लिया है, तो कब दोस्तों, कॉफ़ी और चाय उत्पादों के लिए, कॉफ़ी और चाय उत्पादकों के लिए। अगला पॉइंट देखेंगे, अगला पॉइंट है दोस्तों हमारा, एक मिनट,
भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसमें उसके किनमें योगदान से जाना जाता है। दोस्तों हमारा अगला पॉइंट है, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व उसके किनमें योगदान से जाना जाता है। तो दोस्तों राष्ट्रीय आय तथा रोजगार, औद्योगिक विकास तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, खाद्यान्न आपूर्ति में। दोस्तों एक बार इसका रिवीजन करेंगे हम लोग। भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का महत्व, दोस्तों क्या महत्व है कृषि का, उसके किनके दोस्तों उसके किस योगदान से जाना जाता है। तो दोस्तों उसका कृषि का हमारे दोस्तों क्या क्या योगदान है, तो राष्ट्रीय आय तथा रोजगार में वृद्धि, औद्योगिक विकास में वृद्धि तथा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व खाद्यान्न आपूर्ति। अगला पॉइंट दोस्तों, भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध, एक मिनट दोस्तों, भारत की फसलों में से किस फसल के अंतर्गत उसके शुद्ध सकल कृषि क्षेत्र के सिंचित क्षेत्र का सर्वाधिक प्रतिशत है। तो दोस्तों वो किसका है, गन्ने का है। और आज का लास्ट पॉइंट दोस्तों, कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती हैं। दोस्तों कौन सी फसलें जायद फसलें दोस्तों मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो मूंग एवं उड़द। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो, जिसमें हमने दोस्तों ग्राम समाज एवं विकास के महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर किया है। दोस्तों इसका अगला वीडियो हमारा ग्राम एवं समाज एवं विकास का होगा, जो एक रैपिड फायर का वीडियो होगा दोस्तों, जिसमें हम लोग कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण बिंदुओं को कवर करेंगे, जिसमें दोस्तों ग्राम समाज व विकास की समस्याएं, उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना एवं जलवायु, उत्तर प्रदेश में सिंचाई व ग्रामीण विकास एवं कृषि भूमि सुधार के प्रमुख तथ्यों को दोस्तों क्रमवार पूरी तरह से समझेंगे। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। इसी तरह की वीडियोस के लिए दोस्तों आप हमारे चैनल शिव कृपा क्लासेस से जुड़ें व चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि दोस्तों हमारे द्वारा दिए जाने वाले आप सभी वीडियोस क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।